जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छा होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग नीतू मैम की किताब पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम 1 जो है, और पहला लेसन जो है वर बेसिक, उसी को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इसी में उड के प्रयोग के बारे में देखेंगे। बेसिकली मेरा काम यह है कि अगर आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो इसको पढ़ के आपको समझने में हो सकता है दिक्कत हो, तो मैं थोड़ा उसमें सहायता करने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी ये सहायता आपकी हो जाएगी, तो शायद इस किताब को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए उड के यूज यहाँ पे बताया जा रहा है कि उड का यूज कैसे होगा, और कई सारे नियम दिया हुआ है इस किताब में उड के बारे में, और वही चीजें देता है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछता है, अंग्रेजी जब भी पूछा जाता है तो, ठीक है। तो पहला नियम क्या कह रहा है? कह रहा है कि उड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। भूतकाल में कोई हैबिट है, कोई आदत है ना, तो उस आदत को दिखाने के लिए हम लोग उड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है कि आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस से विद्यालय जाता था। इसका अर्थ ये होगा मैं बस से विद्यालय जाता था। तो आप कहेंगे सर आदत कैसे हो गई? अब विद्यालय तो रोज कोई जाता है, या रोज भी नहीं तो हफ्ते में 2-4 बार, महीना में 1-2 बार अगर रेगुलरली बेसिस पे किया जाए तो उसको हम लोग हैबिट ही बोलते हैं। तो भूतकाल की आदत दिखाने के लिए पास्ट का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने भी लिखा है कि ही वुड स्लीप लेट एट नाइट, वह देर रात सोता था, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? उड का प्रयोग यहाँ पे भूतकाल की हैबिट को दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि उड का प्रयोग ए इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। उड का प्रयोग प्रेफरेंस, जिसका हिंदी अर्थ पसंद या प्राथमिकता होता है, या चॉइस, पसंद या चुनाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उड का प्रयोग किसके लिए करते हैं? प्रेफरेंस के लिए या चॉइस के लिए करते हैं। सामान्यतः ऐसे वाक्यों में रेदर का भी प्रयोग होता है। जब भी पसंद और चॉइस की बात करते हैं ना, और वुड का प्रयोग करते हैं, तो उसके साथ सामान्य रूप से रेदर का भी प्रयोग करते हैं। जब दोनों विकल्पों का उल्लेख हो तो देन का भी प्रयोग होता है। दो विकल्पों का उपयोग हो, जैसे मान लीजिए कि आपको पसंद करना हो, प्राथमिकता देना हो। कोई कहता है अरे यार मैं कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करता हूं, तो चाय और कॉफी दोनों में से एक चीज को आप पसंद कर रहे हैं, प्राथमिकता। आप कहें कि मैं कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करता हूं, इसका मतलब आप कॉफी से अधिक चाय को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए जब दो में से एक को प्राथमिकता दिया जाए, तो वहां पे हम लोग वुड लगाते हैं, रेदर लगाते हैं, और फिर देन लगा देते हैं। देन का प्रयोग तुलना के लिए करते हैं, मोर देन, ठीक है ना, बेटर देन, जैसे दो चीजों के बीच में तुलना हो। जैसे एक एग्जाम्पल है कि ही वुड रेदर डाई देन बेग। अब डाई और बेग दोनों के बीच में एक चुना जा रहा है, तो कहा जा रहा है ही वुड रेदर डाई देन बेग, वह मरने से ज्यादा, वो भीख मांगने से ज्यादा मरना पसंद करेगा, या वह भीख मांगने के बजाय भी कह सकते हैं मरना पसंद करेगा। मतलब भीख मांगने से और मरना, दोनों में से इसमें मरना जो है ये ज्यादा प्रिफर किया जा रहा है। आप कहते हैं ना यार भीख मांगने से बढ़िया है कि मरे जाए। ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं कि आई वुड रेदर टेक टी, मैं चाय लेना पसंद करूंगा, या मैं चाय पीना पसंद करूंगा, ठीक है, मैं चाय ही पीना पसंद करूंगा। इसका मतलब कि आप कह रहे हैं, दूसरा आपको विकल्प दिया गया, उसमें से आपने एक चुनाव प्रीफर कर रहे हैं, चॉइस दे रहे हैं कि मुझे चाय ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जानने की क्या जरूरत है कि अगर क्या बोलते हैं दो चीजों के बीच में से एक चुनना हो, तो वुड रेदर के साथ आप देन का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं कॉफी से ज्यादा चाय पसंद करता हूं, तो आई वुड रेदर टी देन कॉफी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं वुड रेदर, ऐसे भी बना सकते हैं, ये याद रखने की जरूरत है। तीसरा नंबर नियम क्या है? कह रहा है कि अगर वाक्य का आरंभ पास्ट से हो तो, ये चीजें पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है, अगर वाक्य का आरंभ पास्ट से हो तो आगे, तो वाक्य आगे पास्ट ही रहेगा, और विल का पास्ट टेंस वुड होता है। विल को हम लोग वुड में कन्वर्ट कर देते हैं, विल का पास्ट वुड होता है। नरेशन पढ़ेंगे ना वहां पे, या पढ़े होंगे तो देखे होंगे। सीधी सीधी बात है, अगर कोई वाक्य शुरू हो रहा है, जैसे एक वाक्य यहाँ पे दिया हुआ है कि ही होप्ड दैट ही विल या वुड पास, तो देखिए एक वाक्य शुरू हो रहा है जिसमें एक पहली क्रिया जो है ना पास्ट है। होप्ड क्या है? क्रिया का दूसरा फॉर्म है, तो पास्ट ही हुआ। तो आने वाली जितनी क्रियाएं हैं ना वो भी पास्ट हो जाएंगी,
ठीक है, आने वाली जितनी क्रियाएं पास्ट हो जाएंगे, तो विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा इसमें रूल याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वाक्य जब बनाया गया, इसमें पहली क्रिया पास्ट में होगी तो आने वाली भी क्रिया पास्ट में होगी, आगे भी क्रिया पास्ट का प्रयोग होगा। तो ही होप्ड दैट ही वुड पास, उसे उम्मीद था, उसे आशा था कि वो पास हो जाएगा। एक वाक्य मैंने भी लिखा कि दे सेड दैट ही वुड कम, वे लोग कहें कि वह क्या आएगा। तो यहां पे देखिए सेड क्या है, पास्ट है, क्रिया का सेकंड फॉर्म है, और यहां पर भी वुड हो गया, विल का वुड हो गया। समझ में आ गया, ये भी पास्ट के रूप में यूज किया जा रहा है, यहाँ विल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, सेल का भी प्रयोग नहीं करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 3 ये है। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि वुड यूज्ड टू सिंपल पास्ट टेंस, तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है। भाई रूटीन एक्शन क्या होता है, रूटीन एक्शन ऐसे कार्य को हम लोग बोलते हैं जो हमेशा होता रहता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, वे लोग वे लोग सोते हैं, पानी पीते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, वह कोचिंग जाता है, तो ये रूटीन वर्क है। और वुड से, यूज टू से और सिंपल पास्ट टेंस पढ़े हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको बोलते हैं, इससे हम लोग भूतकाल का रूटीन वर्क दिखाते हैं, रूटीन एक्शन को दिखाते हैं। किसका, भूतकाल से, तीनों से भूतकाल का रूटीन एक्शन दिखाया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है कि आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाई बस। इसका अर्थ होगा मैं बस से विद्यालय जाया करता था, या जाता था, दोनों हो जाएगा। तो यहाँ भूतकाल का एक रूटीन एक्शन दिखाया जा रहा है जो आप करते थे। आगे कहा जा रहा है कि आई वुड रिटर्न ऑन फुट, मैं पैदल, जब भी पैदल की बात होती है तो आई ऑन फुट होता है, ठीक है, मैं पैदल वापस आता था, या आया करता था भी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी क्या बोलते हैं कि पास्ट एक्शन दिखाया जा रहा है, रूटीन एक्शन। वी प्लेड फॉर आवर्स, हम लोग घंटे खेलते थे, बिफोर रिटर्निंग होम, घर आने से पहले, घर आने से पहले हम लोग घंटों खेला करते थे या खेलते थे। तो भूतकाल का रूटीन एक्शन दिखाने के लिए यूज टू, वुड और पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, दोनों एक ही है, का प्रयोग करते हैं। यूज्ड के बाद से टू लगाते हैं, टू के बाद क्रिया का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, यूज टू प्लस V1। वुड के बाद हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। जब पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो क्रिया का सेकंड फॉर्म आता है। ठीक है, रूल नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के पूरी कल्पना को व्यक्त करने वाले वाक्यों के प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। पिछले वीडियो में जैसे आपने देखा प्रिंसिपल क्लॉज था, सबऑर्डिनेट क्लॉज था। तो प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है मुख्य उपवाक्य, मतलब एक ऐसा उपवाक्य है, एक वाक्य को दो भागों में बांटता है, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज को मुख्य उपवाक्य बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को अधीनस्थ उपवाक्य बोलते हैं। मतलब मुख्य उपवाक्य क्या होता है, इसी पे बाकी सारी चीजें आधारित होगी। ठीक है, तो खैर यहां आपको समझना क्या है, कह रहा है कि प्रेजेंट या पास्ट में कोरी कल्पना। कोरी कल्पना क्या है भैया, कोरी कल्पना का मतलब होता है एक ऐसी कल्पना जो सत्य हो ही नहीं सकती, जो सत्य हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप ऐसे ही कल्पना करते हैं, जैसे आप कहते हैं काश मेरे पास पैसा, मैं राजा बन जाता, मेरे पास कई बिलियन पैसा हो सकता। ये तो खैर थोड़ी सा हो सकता है, लेकिन उसमें सच होने के मतलब परसेंटेज 9 के बराबर होते हैं। आप ये कह सकते हैं काश मैं राजा होता, काश मैं पूरा दुनिया जीत लेता, तो ये सत्य होने के परसेंटेज 9 के बराबर होते हैं। तो ऐसे वाक्य जब होते हैं ना, प्रेजेंट और पास्ट में कोरी कल्पना दिखाया जाता है, तो किस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इस सेंटेंस का अर्थ क्या होगा, इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं एक चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आसमान में उड़ता। अब कह रहे हैं काश मैं एक चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको कोरी कल्पना बोलते हैं। ऐसा कल्पना कर रहे हैं जिसको सच होने का जो चांसेस है 9 के बराबर है। ठीक है, अब आगे की बात समझिए। आप देखिए यहाँ वर का प्रयोग किया गया है, वास का प्रयोग नहीं किया गया है। तो जब भी हम लोग कोरी कल्पना करेंगे ना, वहां वास का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां सभी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। वही आगे बात बताया जा रहा है। कह रहा है कि अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित हो तो सभी सब्जेक्ट्स के साथ वर का प्रयोग करें। कोई भी सब्जेक्ट हो, आई के साथ वाद लगाते हैं, लेकिन कोरी कल्पना की, अगर कल्पना का पद से संबंधित हो, कोरी कल्पना किया जाए, तो सभी वाक्यों के साथ, ये याद रखिएगा, पूछता है
सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आई विश आई वर अ बर्ड, यहाँ वाज नहीं कर सकते, आई वॉज अ बर्ड, ये तो पूरी कल्पना है। काश मैं एक चिड़िया होता, इफ आई वर अ बर्ड, काश, सॉरी, इफ आई वर यू, काश मैं तुम होता या आप होता, आई वुड नेवर ट्रस्ट हिम, तो मैं कभी उस पर विश्वास नहीं करता, ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ वुड का प्रयोग क्यों किया गया है, यहाँ पे तो विल का प्रयोग हो सकता था। बाबू वर क्या है, पास्ट वर्ब है, और पास्ट वर्ब जब पहले आता है तो बाकी भी जो आएगा वो पास्ट वर्ब भी रहेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। एक चीज ये तो पहले आपने सीख लिया, लेकिन जब भी कल्पना, कोरी कल्पना करेंगे तो सब्जी कर्ता के साथ हम लोग वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर वाक्य पास्ट से संबंधित हो तो हैड बीन का प्रयोग होगा, तब सेंटेंस का फॉर्मेशन भी अलग होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसका अर्थ क्या होगा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, काश मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। आप तो वर्तमान में ही कह रहे हैं ना ये बातें। वही चीज यहाँ कह रहा है कि अगर भूतकाल से संबंधित हो, पास्ट से संबंधित हो, तो हैड बीन का प्रयोग होगा। कैसे, इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर, ये भूतकाल की बात कर रहे हैं, सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, अर्थ उसका ऐसे ही होगा हिंदी में कि यदि मैं या काश मैं डॉक्टर होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी सहायता किया होता। मतलब वो बात बीत गई है। देखिए वुड के साथ हैव का भी प्रयोग कर दिया है, और वुड हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। समझ में आ रहा है। तो कुल मिलाजुला की बात कि वो भी यहाँ पे भाव आ रहा है कि अगर किसी वाक्य की शुरुआत पास्ट वर्ब से होती है तो आगे भी पास्ट आता है। विल का वुड हो गया, हैड क्या है, पास्ट को डिनोट करता है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगाते हैं तो पास्ट परफेक्ट में हैड लगाते हैं। समझ में आ रहा है। आगे चलिए, निम्नलिखित शब्दों से वाक्यों के काल्पनिक होने का आभास होता है, इनके साथ वाज का प्रयोग नहीं होगा। एक कुछ सेट में इस किताब की जो स्पेशलिटी यही है। अब जो आपके परीक्षा में पूछ सकता है वो चीजें एक जगह नोट करके दे दिया है कि इन सब शब्दों से क्या लगता है कि ऐसे काल्पनिकता का भाव होता है, पूरी कल्पना किया जा रहा है, तो इसलिए इनके साथ आप वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, आप वर का प्रयोग कीजिएगा। जैसे आई विश, एज दो, इफ, एज इफ, वुड डेट एवं सपोज, इनके बाद किसी सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, उसके बाद से वर का प्रयोग हुआ। सब्जेक्ट कैसा भी हो वर का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है। जैसे आई विश है, इसके बाद एक सब्जेक्ट फिर वर आया है, यहाँ सब्जेक्ट है फिर वर आया। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आप आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। छठा नंबर रूल क्या बोल रहा है, कह रहा है वुड का प्रयोग विल के पास्ट के रूप में, पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। जैसे भाई अब जब नरेशन जो पढ़ेंगे ना, स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, तो वही बात कह रहा है कि जब भी इनडायरेक्ट आप बनाएंगे ना तो विल का पास्ट फॉर्म के रूप में वुड का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे ही सेड ही विल गो देयर, अब विल को हम लोग वुड में बदल देंगे, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। सीधी सीधी बात है, ये तो आप नरेशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है, कि विल को वुड में हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। रूल नंबर 7 क्या है, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है। भाई सारी चीजें जो पढ़ रही हैं परीक्षा में तो लागू होगा ही, लेकिन इन सब चीजों को आप याद रखिएगा, आपके दिमाग में रहेगा, तो आप बोलचाल की भाषा में भी इसका प्रयोग करिएगा। समझ में आ गया। अंग्रेजी आज के जमाने में आना बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि जो पढ़ रहे हैं सारा आप परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, आपको ज्ञान रहेगा, आप समझे रहेंगे तो बोलचाल में भी आप धीरे धीरे इसका प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, मतलब विनम्र अगर निवेदन करना हो किसी से तो आप आराम से प्रश्नात्मक वाक्यों में करेंगे इसका प्रयोग। जैसे वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे। ये वर्तमान की ही बात कर रहे हैं, किसी से कह रहे हैं कि आप मेरी सहायता करेंगे, ठीक है। वुड आई टेक दिस पेन, क्या मैं ये कलम ले लूं। आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, लेकिन कैसा, पोलाइट, विनम्र निवेदन कर रहे हैं। वुड आई सिट हियर, क्या मैं वहां बैठ जाऊं। वुड आई गो देयर, क्या मैं वहां चला जाऊं। वुड आई टेक सम टॉफीज, क्या मैं कुछ टॉफी ले सकता हूं। निवेदन मतलब आपकी भाषा बिल्कुल पोलाइट होगा। जैसे हिंदी हम बोलते हैं तो अपने भाव को दर्शाते हैं ना, अंग्रेजी में भाव नहीं है, शब्दों का प्रयोग है। जैसे शब्द आप बोलेंगे वैसे भाव दिखेंगे, ठीक है। रूल नंबर 8 बोल रहा है कि वुड का प्रयोग प्रोबेबिलिटी अर्थात संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगर आपको संभावना व्यक्त करना हो तो वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही वुड बी स्लीपिंग,
वह सो रहा होगा। अच्छा, ये संभावना वर्तमान समय में ही क्या बोलते हैं कि हम लोग बताते हैं, और इस संभावना में जो क्या बोलते हैं सच सच होने की क्षमता होती है, कम होती है, बहुत कम होती है। मतलब आप बोल सकते हैं 50-50% का ऐसा चांस होता है। जैसे मान लीजिए आप अपने दोस्त के यहाँ आपको जाना है, आप अपने एक दूसरे दोस्त से बोल रहे हैं चलो उसके घर चलते हैं, तो वो कहेगा ना ना सूतत हुई, तो ही वुड बी स्लीपिंग। उम्मीद क्या है, सो भी रहा होगा, नहीं भी सो रहा होगा, मतलब 50-50% का चांसेस हो गया। मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और कुछ 2-4-5 लड़के ऐसे क्या बोलते हैं ड्रेस वगैरह पहन ओढ़ के जा रहे हैं, तो आप कहेंगे यार कौन है, कैसे हैं, तो ये एक कोई लड़का है जो बोलेगा अरे यार वो खिलाड़ी हैं, या आप कहेंगे खिलाड़ी होंगे, तो दे वुड बी प्लेयर्स, वे लोग खिलाड़ी होंगे। आप अनुमान लगा रहे हैं, संभावना बता रहे हैं, ठीक है, जिसका संभावना क्या है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आया? दे वुड बी प्लेयर्स, अब वर्तमान समय में वे लोग खिलाड़ी होंगे। भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, वर्तमान में ही ये अनुमान लगाया जा रहा है, संभावना जताया जा रहा है, ठीक है। रूल नंबर 9, वुड का प्रयोग विश अर्थात इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगर आपकी इच्छा, अपनी इच्छा व्यक्त करनी है तो वुड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आई विश, आई विश मैं चाहता हूं, यहां काश नहीं होगा, मैं चाहता हूं इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून, कि भारत शीघ्र एक विकसित देश बन जाए। सून का मतलब शीघ्र होता है, तो आप अपनी इच्छा बता रहे हैं कि आई विश, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि यू वुड पास द एग्जाम, कि आप परीक्षा पास कर जाए। समझ में आ रहा है? तो इच्छा भी व्यक्त करने के लिए करते हैं। रूल नंबर 10, वुड लाइक टू, ये टर्म बहुत बोलचाल में यूज होता है। वुड लाइक टू का प्रयोग भी इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वुड का प्रयोग करेंगे, वुड लाइक टू का भी प्रयोग हम लोग इच्छा व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, मैं प्रबंधक से बात करना चाहूंगा, इसका अर्थ ये होगा आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, मैं प्रबंधक से बात करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू रन, मैं दौड़ना चाहूंगा, या आई वुड लाइक टू रन, मैं दौड़ना चाहूंगा। तो ये अपनी इच्छा भी व्यक्त करने के लिए वुड लाइक टू का प्रयोग कर सकते हैं। और टू के बाद हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, याद रखिएगा, इन्फिनिटिव बन जाता है टू के बाद क्रिया का हमेशा फर्स्ट फॉर्म। ये तो मेजर चीज है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा जो आपके परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही रहने देते हैं, बाकी आगे की पढ़ाई अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।